नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर रायपुर से, जहां ट्रांसपोर्टरों ने जमकर उत्पात मचाया है। वाहन शोरूम में ट्रांसपोर्टरों ने जमकर तोड़फोड़ की उत्पात मचाया। शोरूम संचालक और कर्मचारियों से मारपीट भी की गई है। शोरूम के संचालक पर हमला भी कर दिया गया। आरोपियों ने कांच से हमला किया। शोरूम के कई कर्मचारी भी इस तोड़फोड़ हंगामे में घायल हो गए हैं। आमानाका थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची है पूरी मामले की छानबीन के लिए। तो ये रायपुर के आमानाका का मामला है, जहां ट्रांसपोर्टरों ने जमकर उत्पात मचाते हुए एक वाहन शोरूम में जमकर तोड़फोड़ की और उत्पात भी मचाया। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। राघवेंद्र, क्या वजह थी इन ट्रांसपोर्टरों के हंगामे की? वहां पे अपने गाड़ी का सर्विसिंग कराने के लिए लेके गए थे और गाड़ी अंदर करने के दौरान में जो सेल्स मैनेजर हैं उनके साथ उसका विवाद हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि उस जो ट्रांसपोर्टर था उसने अपने कुछ और साथियों को बुला लिया और उसके बाद फिर इन्होंने शोरूम में जमकर हंगामा किया है, तोड़ फोड़ भी किया है, कांच तक तोड़ दिए हैं और साथ ही जो शोरूम के संचालक हैं और जो दूसरे कर्मचारी हैं उनके साथ मारपीट भी की गई है। मौके पर हालांकि आमानाका पुलिस पहुंची हुई है, मामले को शांत कराने का प्रयास किया गया और उसके बाद दोनों ही पक्षों से जानकारी ली जा रही है। पूछा जा रहा है कि आखिर इस हंगामे की वजह क्या है, किन कारणों से हंगामा हुआ, तोड़फोड़ जैसे जो है काम किया गया है, क्या वजह है और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। राघवेंद्र, इस विवाद की जो वजह क्या थी, कहां से विवाद शुरू हुआ? दूसरी बात ये, चूंकि तोड़फोड़ हुई है, कई लोग जख्मी भी हुए, केवल मामला शांत कराने की कोशिश कर रही है पुलिस या फिर एक्शन की भी तैयारी है आरोपियों के खिलाफ? निश्चित रूप से आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ में जो है कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि हंगामा कहीं न कहीं जानबूझकर किया गया, ट्रांसपोर्टर द्वारा विवाद को आगे बढ़ाया गया है और सीधे तौर पर गलती कही जाएगी। इस तरीके से छोटी सी बात को इतना ज्यादा बढ़ा देना, कुछ और लोगों के साथ एक गुंडागर्दी कही जाएगी कि आप किसी शोरूम में सर्विसिंग कराने पहुंचे हैं और अपने कुछ साथियों को बुलाकर वहां तोड़फोड़ करें, ये गुंडागर्दी कहलाएगी। इसको लेकर जाहिर तौर पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि ऐसी गुंडागर्दी को रोका जा सके। और लगातार राजधानी में इस तरीके से गुंडागर्दी की वारदातें हो रही है, लोगों के साथ चाकूबाजी और तमाम घटनाएं हो रही है और कहीं न कहीं पुलिस का खौफ लोगों को नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। बिल्कुल बिल्कुल खौफ कम होता हुआ नजर आ रहा है। उसी का नतीजा कि ऐसे मामले भी अब लगातार सामने आ रहे हैं। रहिएगा राघवेंद्र, आगे भी आपसे बात करेंगे। और अगली खबर रायपुर से है, जहां ड्रग्स सप्लाई मामले में छापेमारी हुई है। ड्रग मामले में पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस को 6 आरोपियों की तलाश थी। पुलिस ने देवेंद्र नगर, मौदहापारा, बैरन बाजार, भिलाई में छापा मारा है। 4 युवक और 2 युवतियों को पुलिस को तलाश थी, इन 2 लोगों की और 6 लोगों की कुल। और पकड़े गए ड्रग्स पेडलर के साथ बताया जा रहा है कि इन लोगों के कनेक्शन है और इन्हीं 6 लोगों की तलाश में पुलिस ने ये अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। तो पुलिस को 6 आरोपियों की तलाश थी, जिनके मद्देनजर पुलिस ने देवेंद्र नगर, मौदहापारा, बैरन बाजार, भिलाई में छापे मारे हैं। 4 युवक और 2 युवतियों की पुलिस को तलाश थी। बताया जा रहा है कि पकड़े गए जो ड्रग पेडलर हैं, इन 6 लोगों के इनसे कनेक्शन थे। राघवेंद्र हमारे साथ बने हुए। राघवेंद्र, इन 6 लोगों की किस तरह की संलिप्तता थी, इसमें क्या इनकी भूमिका थी, पुलिस जिनकी तलाश कर रही थी? देखिए, जिन लोगों की तलाश पुलिस कर रही है उनके सीधे तौर पर ड्रग पैडलर के रूप में ही ये लोग भी काम कर रहे थे। जो ड्रग डीलिंग होती थी उसके बाद लोगों को परोसने का काम ये लोग कर रहे थे। लगातार पुलिस ने इस मामले में लगभग 14 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके साथ में जो लोग और भी काम कर रहे थे उनकी भी तलाश थी। और ये जो 6 लोगों की तलाश की जा रही है, इसमें 4 युवक हैं, 2 युवतियां हैं जिनकी तलाश की जा रही है। और ये चाहे वो होटल कारोबारी हो या फिर दूसरे जो भिलाई और रायपुर से और बिलासपुर से जो युवक पकड़े गए हैं उनके संपर्क में थे और ये लोग लगातार कहीं न कहीं ड्रग सप्लाई का काम करते थे, लोगों को लत लगाने का काम करते थे, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर दूसरे व्यापारी वर्ग के लोग हो, कारोबारी वर्ग के लोग हो, इनको ये लोग जो है लत लगाने का काम करते थे। और यही वजह है कि पुलिस तलाश कर रही है। और पता ये भी चला है कि इसमें से अधिकांश लोग प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। जाहिर तौर पर कुछ लोगों के तो विदेश भागने तक की जानकारी पुलिस को मिल रही है। तो जाहिर तौर पर लगातार गिरफ्तारी से भय व्याप्त हुआ इन लोगों में और लगातार बचने की कोशिश करते हुए भाग खड़े हुए हैं। देखना होगा पुलिस। बिल्कुल राघवेंद्र, तो आज कई जगह छापेमारी हुई है, यानी कि कोई अभी हाथ नहीं आया पुलिस के, लेकिन किसी तरह का कोई सुराग और लगा जिससे इन लोगों तक पहुंचा जा सके? देखिए, इनके मोबाइल के जो है डिटेल्स खंगाले जाएंगे और लोकेशन भी ट्रेस किया जाएगा। उस आधार पर गिरफ्तारी हो सकती है और पुलिस को जो संभावित
ठिकाने पता चलेंगे। अभी घरों में दबिश दी गई है, घरों में नहीं मिलने पर संभावित ठिकानों पर और दबिश दी जाएगी और कहीं न कहीं उनको पकड़ने के लिए पुलिस जाल बिछाएगी और अगर दूसरे प्रदेश भाग गए हैं तो उनको लोकेशन ट्रेस करके उनको पकड़ने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार अब जो और लोग हैं उन्हें भी शिकंजे में लेने की कोशिश पुलिस के जरिए हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए राघवेंद्र, धन्यवाद। और बड़ी खबर रायपुर से, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। चावल से एथेनॉल उत्पादन के लिए धन्यवाद दिया है। दरअसल पेट्रोलियम मंत्री ने यह ऐलान किया था, छत्तीसगढ़ के लिए यह परमिशन मिली थी। बकाया धान से अब एथेनॉल बनाने की अनुमति दे दी गई है। राज्य के किसानों को इससे फायदा होगा। ये पत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जरिए ये पत्र में लिखा गया है। साथ ही 54.87 रुपए लीटर करने का फैसला भी, और 18 महीनों की कोशिश कामयाब हुई है, ये अपने पत्र में लिख रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। दरअसल छत्तीसगढ़ में धान की बम्पर पैदावार होती है और किसानों को इसका लाभ मिले, इसके मद्देनजर ये महत्वपूर्ण फैसला केंद्र की तरफ से, जिसका धन्यवाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर किया है। ममता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। ममता, धान की स्वाभाविक है कि छत्तीसगढ़ में बेहद ज्यादा पैदावार होती है और किसानों के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा या फायदेमंद होगा, चूंकि धान से या चावल से अगर एथेनॉल बनाया जाता है तो? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रयास कर रही थी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, इसके साथ ही खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी वहां पर मौजूद थे। वहां पर बताया कि मुख्यमंत्री ने बताया कि किस तरीके से सरकार बनने के बाद से लगातार इस बात को लेकर प्रयासरत थे कि धान से जो है एथेनॉल किस तरह से बनाया जाए। और उनका कहना है कि इसी प्रयास की ये वजह है कि आखिर में केंद्र को मानना पड़ा और अब ये घोषणा करनी पड़ी। इस घोषणा के बाद में कहीं ना कहीं एक बात और है कि इस बात को लेकर वहाँ पर जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कहा गया कि राज्य में भी जो बायो एथेनॉल के जो प्लांट है वो लगाने की अनुमति दी जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि 3-4 कंपनियों से बातचीत चल रही है और अब उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है उसमें अनुमति मांगी है कि जो छत्तीसगढ़ में चूंकि पर्याप्त धान होता है और तमाम प्रक्रियाओं के बाद में जो धान बचता है तो उसको कम से कम केंद्र से यह अनुमति दी जाए कि सीधे जो है बायो एथेनॉल का जो प्लांट है वो लगाने की अनुमति दी जाए और साथ ही वहाँ पर सीधे राज्य सरकार खुद से जो है वो बायो एथेनॉल बना सके, ताकि छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं उनको लाभ होगा। कल जिस तरह से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कह रहे थे कि जब तक ये घोषणा नहीं हो जाती कि राज्य सरकार खुद जो है स्वतः बायो एथेनॉल बना सकती है, तब तक कि छत्तीसगढ़ के किसानों का उतना लाभ नहीं हो सकता है। तो जाहिर तौर पर ये जो चिट्ठी लिखी गई है इसको भी उसी प्रक्रिया के तहत देखा जा रहा है। उन्होंने इस बात को लेकर भी जो दर तय गई है, इसकी तय की गई है एथेनॉल की प्रति लीटर, उसको लेकर भी धन्यवाद दिया और साथ ही उसमें एक विनती की कि बायो एथेनॉल जो प्लांट है वो लगाने की अनुमति दी जाए और साथ ही सीधे राज्य सरकार जो है वहाँ पर बना सके, ताकि किसानों को, छत्तीसगढ़ के किसानों को खासतौर पे लाभ हो सके और जो धान जो खराब हो जाता है, जो सड़ जाता है, उसका उपयोग हो सके। ये बात भी कही है जी। बिल्कुल महत्वपूर्ण है और जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि 54.87 रुपए प्रति लीटर कीमत तय करने का फैसला, और स्वाभाविक है कि हम ये भी माने कि धन्यवाद के साथ साथ एक डिमांड भी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार के जरिए अगर ज्यादातर जो फैसले हैं इस संबंध में राज्य सरकार लेती है तो किसानों को तो फायदा होगा ही, लेकिन कितना इससे किसानों को लाभ होगा ये भी महत्वपूर्ण है जानने समझने के लिए। ममता, चूंकि सीधा किसानों से जुड़ा ये मसला है, अगर राज्यों के हाथ में फैसले आ जाते हैं, किसान इसका ज्यादा लाभ ले पाएंगे? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि छत्तीसगढ़ में अगर बात करें, एजेंसी जो है वो एफसीआई को बनाया गया है, लेकिन उनका कहना है कि उसके अलावा जो धान बच जाता है, जो जितना केंद्र सरकार समर्थन मूल्य से खरीदती है उसके बाद जो धान बच जाता है, अगर राज्यों को ये अधिकार दे दिया जाता है और खासतौर पर छत्तीसगढ़ को ये अधिकार दे दिया जाता है तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है वो बायो एथेनॉल बना सकते हैं। और जाहिर तौर पर अगर ये अनुमति मिल जाती है तो कहीं ना कहीं किसानों से सारा धान तो खरीदाया जा सकेगा, उसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो धान खराब हो जाता है उसका उपयोग हो पाएगा। और ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि जो धान यूजलेस है उसका भी यहां पर उपयोग हो सकता है। बहुत शुक्रिया ममता आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद।
आगे बढ़ते हैं और आज देश भर में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। राजधानी रायपुर में भी पुलिस के वीर जवानों के शौर्य और बलिदान को नमन किया गया। माना बटालियन में पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे, राज्यपाल अनुसुईया उइके भी पहुंची। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ पुलिस के आला अधिकारी और शहीदों के परिजन भी कार्यक्रम में शामिल हुए। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मैं वीर शहीदों को सत सत नमन करती हूँ और उन्हें प्रदेश की जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज के दिन हम पुलिस सेवा में शहीद हुए जवानों को याद करते हैं, जो अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए। साथ ही हमें उन वीर जवानों की अप्रतिम शौर्य गाथा की याद दिलाता है, जिन्होंने मातृभूमि की सेवा के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दिया है। अपने बहादुर साथियों से बिछड़ने की याद में भावुक होने का भी है। पुलिस या विभिन्न सुरक्षा बलों में तैनात जवान स्वयं की जान की परवाह किए बिना जनता और देश की हिफाजत के लिए समर्पित होते हैं। उनके जज्बे से ही समाज में उनका सम्मान सुनिश्चित होता है। इसलिए उनका कार्य रोजगार के अन्य अवसर से भिन्न अधिक प्रतिष्ठित होता है। मैं उन अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन करता हूं, जिन्होंने विभिन्न नक्सली एवं अन्य वारदातों में अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देते हुए अपने बलिदान दिए हैं। बहादुर शहीद जवानों के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। और बात मरवाही उपचुनाव की। मरवाही उपचुनाव के अखाड़े से भले ही जोगी कांग्रेस के सभी प्रत्याशी चुनाव मैदान से बाहर हो गए हो, लेकिन अब जोगी कांग्रेस मरवाही विधानसभा क्षेत्र की जनता के पास जाकर न्याय यात्रा का अभियान चला रही है और न्याय मांग रही है। जोगी कांग्रेस की न्याय यात्रा मरवाही विधानसभा के सभी सेक्टर के साथ बूथ स्तर तक जाएगी। जोगी कांग्रेस विधायक रेणु जोगी ने इसकी कमान खुद संभाल ली है। वो जनता के बीच जाकर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की किताब दिखाकर और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। अब रायपुर से राजधानी में नई 4 लेन सड़क बनेगी। तेलीबांधा थाने के सामने ये नई 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। लक्ष्मण झूला और ऑक्सीजोन भी बनाया जाएगा। अवंती विहार तालाब पिकनिक स्पॉट बनेगा। लक्ष्मण झूला से भी इसे कनेक्ट किया जाएगा और अगले साल तक बताया जा रहा है कि ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। नगर निगम ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। हम सिर्फ खबर नहीं पहुंचाते, हमारी कोशिश है झूठ छानकर सच दिखाने की। हौसला बनकर हर पल साथ निभाएं।
और ब्रेक के बाद खबर रायपुर से कोतवाली क्षेत्र में लूटपाट का मामले में 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है। टैगोर नगर में कारोबारी से मारपीट भी की गई थी। कारोबारी से मोबाइल को लूटा गया था। लूटी गए मोबाइल को खरीदने वाला युवक भी गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो रायपुर में कोतवाली क्षेत्र में लूटपाट और मारपीट का ये मामला था। मामले में 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है। टैगोर नगर में एक कारोबारी से मोबाइल लूटा गया था और जो लूटा हुआ मोबाइल था उसे खरीदने वाले युवक को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो 2 लोगों को 2 नाबालिगों को गिरफ्तार इस मामले में किया गया है। और खबर जगदलपुर से, जहां कोविड हॉस्पिटल में सस्पेक्टेड वार्ड में 40 साल की महिला की मौत के बाद उनके शव से सैंपल लिए गए थे। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। ऐसे में एहतियात के साथ उनका शव नगरनार भेजा गया, जहां तहसीलदार और रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारियों ने ग्रामीणों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार करवाया। यहां ग्रामीण पहले शव दफनाने वाली जगह नहीं दे रहे थे। बाद में रेड क्रॉस सोसाइटी के जिला उपाध्यक्ष अलेक्जेंडर चेरियन ने समझाइश के बाद उन्होंने गांव के ही कब्रिस्तान में एक अलग जगह तय कर वहां मृत महिला को दफनाया। ग्रामीणों ने उस जगह को बांस से घेर दिया ताकि वहां कोई ना जाए। ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि गांव में अगर किसी भी व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मौत होती है तो उन्हें इसी जगह दफनाया जाएगा। जिले में अब तक 78 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। और अब आपको ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलकर रख देगा। एक और जहां प्रदेश में कोरोना के मरीज आए दिन मिल रहे हैं। असल में मरीजों को एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पा रही, लेकिन दूसरी तस्वीरों में देखिए कैसे एम्बुलेंस से सामान की ढुलाई हो रही है। और ये तस्वीर बेमेतरा के जिला अस्पताल की है, जहां जितने एम्बुलेंस चल रहे हैं उससे ज्यादा एम्बुलेंस खराब पड़े हैं और यहां एम्बुलेंस को मालवाहक वाहन बना दिया गया। अस्पताल प्रशासन ने कोविड-19 से जुड़े सारे सामान जैसे कंबल, सैनिटाइजर की ढुलाई के लिए इन वाहनों को रख दिया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जिले के सबसे बड़े अधिकारी सीएमएचओ और सिविल सर्जन भी जिले की एम्बुलेंस का उपयोग करके कलेक्ट्रेट में मीटिंग में आने जाने के लिए करते रहते हैं, जिसको लेकर कई बार कलेक्टर की ओर से फटकार भी लगाई जा चुकी है। वहीं भारी वाहनों में ढुलाई के लिए अधिकारी कलेक्टर के आदेश होने का हवाला भी देते रहते हैं। इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। कोई केयर के लिए ब्लैंकेट वगैरह है और कुछ मेडिसिन है। सारा सामान होगा इसमें पूरा भरा हुआ है? पूरा भरा है। तो ये कितने दिन से आ रहे हैं सामान? तो मैं अभी 3 दिन हुआ जानी के, बस मेरे को पता नहीं। इसी से आ रहा है सारा सामान? पता नहीं है। इसमें सामान अभी ला रहे हैं ना, वो इसी में आ रहा है। तो ये एम्बुलेंस में सामान ला रहे हो आप लोग? एम्बुलेंस मरीजों के लिए कि सामान लाने के लिए? अब उसके लिए ऊपर वाले ही बता पाएंगे। ऊपर वाले सर लोग बोले हैं। सामान की ढुलाई नहीं की है। मुख्य तौर पर जो दिव्यांग हमारे हितग्राही यहाँ आने वाले थे उनके लिए हमें तत्काल समाज कल्याण विभाग से बेमेतरा से ट्राइसिकल उनको दी जानी है, तो उसे तो हमने एम्बुलेंस का उपयोग किया है और सामान की ढुलाई के लिए इसका उपयोग नहीं। और छत्तीसगढ़ में नरवा विकास योजना से जल्द ही कई क्षेत्रों का कायाकल्प होने वाला है। खासकर बस्तर के वन क्षेत्रों में किए जा रहे नरवा विकास के कामों से भूगर्भीय जल संरक्षण के साथ ही ये किसानों और वन्य प्राणियों के लिए काफी लाभदायक होने जा रहा है। सूबे के मुखिया भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में बनी नरवा विकास की योजना आने वाले दिनों में मूर्त रूप लेती दिखाई देने लगेगी। योजना के तहत कैंपा मद से आने वाले साल 2020-21 के लिए 209 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। जगदलपुर वन वृत्त के 4 जिले जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर के नेशनल पार्क वाले इलाकों में किए जा रहे कार्य प्रगति पर हैं। जल स्रोत जितने हैं उनको जो है संरक्षित करना, जो समाप्त हो रहे हैं उनको जो है पुनर्जीवित करना, जिससे जो उसके आसपास के जो है ग्रामीण हैं उनको जो है एक रोजगार का जो है साधन उपलब्ध हो सके, उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके और साथ ही साथ जो है जो जल
जो वाटर टेबल है जो लगातार जो है गिरता जा रहा है, उसको ऊपर करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए इस योजना का जो है क्रियान्वयन किया जा रहा है। नरवा योजना के तहत जंगल के अंदर ब्रश रूट चेक डैम, लूज फोल्डर चेक डैम, गेबियन स्ट्रक्चर, स्टॉप डैम, तालाब, पर्कुलेशन टैंकों का निर्माण करवाया गया है। इसके अलावा वृक्षारोपण का काम भी इसके आसपास के एरिया में करवाया जा रहा है, जो वन्य प्राणियों के लिए लाभदायक होगा। जंगल के जो है वेजिटेशन है, जो वनस्पति है, उसमें भी जो है इसका अच्छा जो है प्रभाव जो है पड़ेगा। गर्मी के दिनों में जो वन प्राणी बाहर जो है जंगल से निकल के पानी की जो है खोज में गांव के आसपास घूमते रहते हैं, वहाँ उनको भी जो है जंगल में ही पानी मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है वन प्राणियों को भी जो है ये इसके लिए भी जो है अच्छा रहेगा। वहीं जगदलपुर वन वृत्त के अंतर्गत आने वाले 4 जिलों के वन मंडल में कुल 20 नालों का निर्माण प्रगति पर है। अब तक करीब 25% काम पूरा हो चुका है, जिससे किसानों को काफी लाभ होगा। गेबियन स्ट्रक्चर बनेगा, स्टॉप डैम बनेगा, तो निश्चित रूप से उससे जो है आसपास के जो क्षेत्र होंगे, जो कृषि क्षेत्र है, वहाँ पर जो है उसको सिंचाई होगी और नाले के किनारे जो है सब्जी भाजी और दूसरी तरीके की जो भी जो है कृषि संबंधी जो है गतिविधियां हैं वो जो है संचालित होंगी। जैसे हमने बताया कि 19-20 में जो है 20 नाले इस पूरे जो है सर्किल में जो है लिए गए थे और इसमें करीब जो है 3/4 कार्य जो है इनका पूरा हो गया है। बारिश अब ख़त्म हो गई है और जो 1/4 बचा हुआ है इस काम को जो है पूरा किया जाएगा और इसी तरीके से 20-21 में भी जो है नालों का जो है प्रावधान है, करीब 25 नाले हैं। नरवा योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देना है, जिससे ग्रामीणों को रोजगार मिलने के साथ ही कृषि आय में वृद्धि हो सके। साथ ही साथ ये जल संरक्षण का भी एक बेजोड़ उदाहरण साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उधर कोरोना काल में भी देश का विदेश व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। बात करें पड़ोसी चीन की, तो चीन में भारत का निर्यात 26.3% बढ़ा है। अप्रैल सितंबर 2019 में चीन में $8.4 बिलियन निर्यात भारत करता था, जो कि अप्रैल सितंबर 2020 में बढ़कर $10.6 बिलियन पहुंच गया। वहीं चीन के साथ भारत के आयात में 24.5% की कमी आई है। अमेरिका के साथ भी भारत का निर्यात 15.5% बढ़ा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत विदेशी निवेश के लिए सबसे पसंदीदा देश बन चुका है। बीते 6 सालों में एफडीआई इनफ्लो 55% तक बढ़ा है। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।